नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में जो फिर से चर्चाओं में है। ये आंदोलन 2021 की याद दिलाता है जब नॉर्थ इंडिया के किसानों ने खेती संबंधी सुधार को काला कानून कहा और फिर सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन अब ये आंदोलन क्यों हो रहा है? आखिर क्या चाहते हैं नॉर्थ इंडिया के किसान और क्यों सरकार उन्हें वो नहीं दे रही है जो उन्हें चाहिए? क्या ये आंदोलन चुनाव से पहले ब्लैकमेल है या फिर एक सच्चाई? शायद आप भी इससे अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि इस मुद्दे को एक आसान तरीके से। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे और अपना ओपिनियन देंगे जिसमें आप फैसला करेंगे कि किसानों की मांग सही है या नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियोस को रेगुलर ला पाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किसानों की क्या मांग है और जानते हैं कि किसान क्या चाहते हैं। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये समय सही है सरकार को अपनी तरफ मनाने का। 250 से भी ज्यादा छोटे और बड़े किसान संगठन एक ही झंडे के तले इकट्ठे हुए हैं जिसे किसान मजदूर मोर्चा कहते हैं। ये प्रोटेस्ट पंजाब से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लेकिन इसमें हरियाणा और यूपी के किसान भी शामिल हैं। ये ब्लूप्रिंट वैसा ही लग रहा है जैसा पिछली बार था, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा जो 2021 में किसान कानून के खिलाफ था, इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। 2021 के बाद कई किसान संगठन अलग हो गए हैं। इसका मीनिंग है कि हम आम आदमी के लिए ये समझना जरूरी है कि ये प्रोटेस्ट पिछले प्रोटेस्ट का ऑपोजिट नहीं है। पिछली मांगों को पूरा किया गया था, इसलिए किसान भी घर लौट गए थे। ये प्रोटेस्ट नया है क्योंकि किसानों की मांग नहीं है। इस साल अंतरिम बजट की घोषणा हुई थी और इसमें हम देखते हैं कि हमारे किसानों को बजट में कितना सहयोग मिलता है। कृषि और किसान कल्याण विभाग में 1,17,528 करोड़, जिसमें पीएम किसान निधि के लिए 60,000 करोड़, पीएम फसल बीमा योजना के लिए 14,600 करोड़, बीज संवेक्षण योजना के लिए 22,600 करोड़ शामिल हैं। किसान एफपीओ का प्रचार करने के लिए सिर्फ 587 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में 1,64,150 करोड़ का ये सारा पैसा सब्सिडी देने में खर्च होता है। या तो ये फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किए जाते हैं या फिर ये बाजार के दाम और किसान के दाम के बीच अंतर भरपाई के लिए इस्तेमाल होता है। इस सब्सिडी की वजह से फर्टिलाइजर्स का गलत इस्तेमाल होता है। ये हम नहीं बल्कि कई सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। लोक खाद्य वितरण विभाग में 2,05,000 करोड़ ये पूरी अमाउंट एमएसपी खरीदने में खर्च होती है और सिर्फ 6% ही किसान को इसका बेनिफिट मिलता है, जो ज्यादातर आंदोलन करने वाले राज्यों के किसानों में शामिल हैं। दूध, फलों और सब्जियों का कोई एमएसपी नहीं है। कुल मिलाकर टोटल 4,86,678 करोड़ ये हमारे टोटल बजट का 10% से भी ज्यादा है और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी को दर्शाते हैं। गेहूं और चावल की खरीद में पंजाब का हिस्सा लगातार 30 से 40% के बीच रहता है। तो सोचिए कितना पैसा सिर्फ एक ही राज्य में जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि किसानों की क्या मांग है। किसानों ने सरकार से 12 मांगे रखी हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके पास इसे पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप वीडियो को रोककर इसे पढ़ सकते हैं। कुछ मांग जेन्युइन है जबकि कुछ बिल्कुल ही बेकार हैं। लेकिन एक लोकतंत्र में आपको आपके बात रखने का पूरा मूल अधिकार है। खासकर चुनाव के दौरान WTO से निकलना, कैंसिलेशन ऑफ ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये सब कुछ करना भारत के हित में नहीं है। ये सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सबकी मांगने की भाषा यही होती है। कुछ मांग तो इतनी बेकार है कि सबको पता है कि ये कभी एक्सेप्ट नहीं होंगी। आइए अब देखते हैं एमएसपी का मामला। किसानों की मांग में से एक, किसान एमएसपी को एक कानूनी अधिकार के रूप में चाहते हैं। एमएसपी का मतलब होता है
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसी कारण से बाजार में दाम गिर जाता है तो सरकार किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीद सकती है। सरकार साल में 2 बार 24 अनाजों पर एमएसपी घोषित करती है। अब तक तो ठीक है, लेकिन ये एमएसपी सिस्टम बिखर गया है क्योंकि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है। क्योंकि सरकार जितना भी कोशिश करे वो पूरी भारत में उगा हुआ अनाज नहीं खरीद सकती। 1960s में हरियाली क्रांति भारत में शुरू हुई थी। उस समय हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि हम विदेशी सहायता पर जीते थे। उस समय किसानों को अनाज उगाने के लिए एमएसपी को शुरू किया गया था, लेकिन तब से भारत बहुत बदल गया है। हमारा देश तरक्की की राह पर है, लेकिन आज एक और समस्या है। हमारे गोदामों में अनाज की भरमार है। एफसीआई की स्टोरेज कैपेसिटी 800 लाख टन है और 2021 के डेटा के अनुसार हमारे पास पहले से ही 900 लाख टन अनाज पहले से ही मौजूद है। मतलब बहुत सारा अनाज ओवरफ्लो हो रहा है। सरकार एमएसपी पर अनाज खरीदती है। भारत में गेहूं को लोकल फार्मर से खरीदने के बजाय उसे रसिया से इंपोर्ट करने में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। चलिए एक डेटा देखते हैं। भारत में गेहूं का एमएसपी है 2275 रुपीस पर क्विंटल। एक क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो। और अर्जेंटीना और रसिया जैसे देश के एक क्विंटल गेहूं का दाम है, अर्जेंटीना एक क्विंटल गेहूं 1994 रुपीस और रसिया एक क्विंटल गेहूं 1869 रुपीस पर देने को तैयार है। तो आज की स्थिति में भारतीय सरकार, इंडियन कंज्यूमर्स या प्राइवेट प्लेयर्स को एमएसपी से कोई भी प्रॉफिट नहीं है और ये देश के लिए 2 गुना दुखद है, क्योंकि हम इस प्रोसेस में उलझ से गए हैं कि एमएसपी पर गरीब किसान अपना अनाज एफसीआई को बेच रहे हैं। आज हम एमएसपी पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं और इसीलिए गेहूं और धान की खेती आज इम्पॉसिबल है। चलिए देखते हैं क्या सरकार एमएसपी को एक कानूनी अधिकार के रूप में दे सकती है। अगर सरकार सभी मांगों को मान लेती है तो और एमएसपी को एक कानूनी अधिकार के रूप में देती है तो क्या होगा। इसके लिए हमें समझना होगा एमएसपी का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए नंबर्स की ओर देखते हैं। इस साल इंडिया में गेहूं का प्रोडक्शन 114 मिलियन टन के नंबर्स को पार कर जाएगा। क्या ये अच्छी बात है? ज्यादा अनाज का मतलब गरीबों के लिए कम दाम। इसके अलावा हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं ज्यादा प्रोडक्शन करके, लेकिन ये सही नहीं रहेगा। मेन प्रॉब्लम है एमएसपी की, क्योंकि एमएसपी एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। पिछले साल एमएसपी को 7% बढ़ाया गया था और ये हर साल आगे बढ़ता रहेगा। अगर एमएसपी कानूनी गारंटी बन जाएगा तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स गेहूं और चावल के एमएसपी से कम दाम पर नहीं खरीद पाएगी, यानी उन्हें एक फिक्स प्राइस देनी होगी और उन सब बड़े बायर्स के लिए भी आसान रहेगा एक रीजनेबल दाम पर खरीदना। और आप और हम भी एक फिक्स प्राइस पर ही अनाज खरीद सकेंगे, लेकिन इससे महंगाई 2 गुना हो जाएगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ किसान होंगे। एमएसपी को सभी अनाजों पर घोषित नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ चुने हुए 20 या फिर 24 अनाजों पर ही एमएसपी दी जा सकती है। क्योंकि एमएसपी की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा है तो हम उसे एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तब भी ये अनाज हमारे गोदामों में भर कर रखे जाते हैं, जिसमें से 30% पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। क्योंकि जिस पेस से हमारे प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं उस स्पीड से हमारा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है। 2 साल पहले विरोध किए गए एमएसपी, जो किसानों के लिए एक सहायक बनाया गया था, वो आज भारत और उसके किसानों को दबाने वाला है। और सिर्फ किसानों को खुश रखने के लिए हम एमएसपी को हर साल बढ़ा रहे हैं। हर साल हम एमएसपी में अलग अलग दाल को डालते हैं और हमेशा एमएसपी बढ़ाने की बातें करते रहते हैं। अगर एमएसपी को लीगल बनाने की मांग होती है तो इसका खर्चा लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा और ये वही अमाउंट है
जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च होते हैं, और ये पैसा आपके टैक्स से आता है, और ये हमारे बजट का काफी बड़ा अमाउंट है। आज सिर्फ हम ही नहीं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाना अच्छा ऑप्शन नहीं है, जो केवल कुछ ही लोगों को प्रॉफिट पहुंचाए और ज्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। हमारा सवाल एकदम सीधा है, क्या ये एक आम आदमी को नुकसान पहुंचाएगा या इससे उसे फायदा होगा? आप अपना जवाब खुद सोचिए और हमें कमेंट्स में बताइए। इन आंदोलन के बारे में कई सारी चीजें एक साजिश है। ये आंदोलन अब क्यों हो रहे हैं? अब तो चुनाव हैं। एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रही थी। इसमें कहा गया था कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश के बारे में बहुत सी अच्छी बातें हो रही हैं। ये आंदोलन इसी अच्छी बातों का बैलेंस रखने के लिए डिजाइन किया गया था। हाल ही में खबरें आई थी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तान के माध्यम से किसानों को हथियार भेजना चाहता है ताकि वो आंदोलन जारी रखे। दिल्ली हमारी राजधानी है और ये हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और यहाँ पर सुरक्षा का कंसर्न भी आता है। किसानों के लिए जरूरी है कि वो आंदोलन को दबने ना दें और इससे वो भीड़ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी भीड़ बढ़ती है तो दंगा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे देश की राजधानी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है, और ये इलेक्शन के दौरान काफी खतरनाक है। अब देश के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन अच्छे से गुजरे, चाहे कोई भी पार्टी चुनाव जीत जाए, लेकिन हर वोटर्स को अपना वोट बिना किसी रुकावट के डालने का मौका मिलना चाहिए। उसका ध्यान सही चीजों पर होना चाहिए ताकि वो सही कैंडिडेट को चुने। आप ही सोचिए, क्या भारत प्रैक्टिकली रूप से WTO से बाहर हो सकता है? क्या हम MSP पर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कर सकते हैं? क्या MSP प्रथा हमारे लिए अच्छी है? क्या हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया के किसानों की सुन रहे हैं और साउथ इंडिया के किसानों को इग्नोर कर रहे हैं? क्या हमें MSP से ज्यादा अपने अनाज को कंजर्व कैसे करें इसके बारे में सोचना चाहिए? क्या ऐसे आंदोलन देश की लोकतंत्र को चुनाव के दौरान मजबूत बनाते हैं या ये सिक्योरिटी पर खतरा बनते जा रहे हैं? हर पर्सन को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए। हमें प्रैक्टिकल रूप से सोचना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।